हेलो एवरीवन। यूथ पावर एकेडमी में डेली आपके लिए करंट अफेयर्स क्लासेस आती हैं और लाइव वीडियो आपका स्ट्रीम होता है। तो यूट्यूब पे आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। और जो मैगजीन्स हैं ये आपके एग्जामिनेशन पर्पज से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यूपीएससी और जो अदर स्टेट सर्विसेज हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमारी पूरी मैगजीन बनती है। और तो अगर आप इसे डेली कंटिन्यूअस पढ़ेंगे तो आपका करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में, मेंस में, वो गलत नहीं होंगे। इसमें हमारा बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन भी रहता है जिससे आपको इन डेप्थ नॉलेज प्रोवाइड की जाती है किसी भी टॉपिक पे। तो आप चैनल को ज्वाइन करिए और चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और इसके मतलब आता भी पूरा सिलेबस है। हाँ, लास्ट मेन टर्म रहता प्रॉब्लम है। यही होती होगी। हम्म। हम इसमें क्या होता है, दो हाँ। वही आते हैं। सबसे पहले आर्ट, कल्चर और हिस्ट्री। इसमें एक रिवॉल्ट की बात कही गई है जो कि 80 जिसकी 80th एनिवर्सरी सेलिब्रेट हो रही है। ये रॉयल इंडियन नेवी रिवॉल्ट था जो हुआ था 1946 में। इसके बारे में बहुत कम अभी तक जो है वो हम मतलब उतना नहीं पढ़ा है। और 18 फरवरी इसी दिन जो है ये रिवॉल्ट हुआ था 1946 में। ये एक ये भी एक आर्म कॉज था। अच्छा, 1946 में। 46 में हुआ था। हाँ, ये अलग था। ये 1857 का रिवॉल्ट नहीं है। ये आजादी के जस्ट एक साल पहले 1946 में हुआ था। रॉयल इंडियन नेवी थी और ये मुंबई में स्टार्ट हुआ था, बॉम्बे पे उस टाइम पे। और इसके बाद ये काफी पॉपुलर हुआ। और उस टाइम पे भी जो पूरा इंटर कम्युनल जो रिलेशन था वो एकदम खराब हो रहा था। जैसे ब्रिटिशर्स की इंडिया में गवर्नमेंट थी, हिंदू मुस्लिम राइट्स हो रहे थे काफी सारे। तो एक वो भी चीजें थी। और तो ये जो म्यूटिनी हुई थी रॉयल इंडियन नेवी की, ये इसमें सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप या कोऑर्डिनेशन नहीं था। और इस वजह से बहुत ज्यादा ये सक्सेसफुल नहीं हो हुई, लेकिन ये मतलब काफी दिन चली थी। और इसमें 18 फरवरी को शुरुआत हुआ। इस पे हंगर स्ट्राइक किया। काफी सारे HMIS तलवार था बॉम्बे में पोस्टेड। वहां पे पुअर फूड क्वालिटी, लो वेजेस और रेशियल जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनको बेहतर तरीके से ट्रीट किया जाता था, तो उसको लेके जो वहां पे इंडियन नेवी थी, रॉयल इंडियन नेवी, उसने विरोध जो है वो किया था। फिर धीरे धीरे ये जो वो स्ट्राइक था ये आगे फैला। फिर जो और भी हार्बर्स थे, शिप्स थे, वहां पे फैला। फिर उसके बाद जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड यहाँ पे उन्होंने शुरू किया विरोध। कांग्रेस, मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी, इन सब ने इनको जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड किया। फिर 21 फरवरी को ये काफी बढ़ गया। और इसमें जो है वो जो ब्रिटिश मिलिट्री फोर्सेस थी उनको जो है वो काफी जो है वो विरोध जो है वो देखना पड़ा। और इसके बारे में बताया गया है कि ये फिर जो म्यूटिनी हुआ उस टाइम पे, फिर बाद में इसको मतलब उतना नहीं पढ़ा जाता है या याद, ज्यादातर इसको भुला दिया गया। क्योंकि इसके बाद से कम्युनल पोलराइजेशन भी वहां पे हुआ और वायलेंस जो है वो हिंदू मुस्लिम के बीच में जो है मैम, वो इसका कॉज स्टार्ट हो क्या गया। था? हाँ। इस रिवॉल्ट का कॉज क्या था? कॉज यही था कि जो नेवी में जो ऑफिसर्स थे, तो जो ब्रिटिशर्स थे उनको बेटर ट्रीटमेंट मिलता था, उनको फूड वगैरह, पानी वगैरह अच्छा क्वालिटी का मिलता था, ड्रेसेस वगैरह। तो जैसे तो ये उनको लगा कि भारत छोड़ो आंदोलन से पहले हुई होगी, है ना? भारत छोड़ो आंदोलन तो 1942 में ही हुआ था। ये 1946 में हुआ। मतलब इसके बारे में बहुत कम 1946 इंफॉर्मेशन है। ये आज ही इसका मैंने। में ही हुआ था वो भी। हाँ। भारत छोड़ो आंदोलन भारत 46 में ही तो हुआ था। नहीं, तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट के का इससे रिलेशन नहीं है। ये अलग था, अरे ये तो पहले बॉम्बे में। होगा ये। अच्छा, इससे मतलब नहीं है। नहीं, इससे मतलब नहीं है। ये अलग आंदोलन था। ये शिप पे स्टार्ट हुआ। नेवी, जो नेवी में जो लोग जैसे कि ब्रिटिशर्स में के साथ ही जो काम करते थे, जो हमारे इंडियन नेवल ऑफिसर्स थे, उन्होंने किया था। फिर ये बाद में धीरे धीरे थोड़ा सा स्प्रेड हुआ और इन्होंने भी जो है वो ब्रिटिश की जो हुकूमत थी, जो सरकार थी, उसका विरोध किया। फिर बाद में हाँ, धीरे धीरे इसने ये भी एक स्टार्ट हुआ था मैम 8 अगस्त 1946 को, क्विट इंडिया मूवमेंट। हाँ हाँ, 42 में कौन सा और ये मूवमेंट भी था? अगस्त में, मैंने कहीं पढ़ा था ये कि ये भी एक मतलब कोर्स था, इसने उसको बूस्ट किया। हाँ ये हाँ, वाली जो मतलब थोड़ा घटना सा हुई। इसको हेल्प मिली होगी। फिर हाँ,
इसके बाद मतलब इसमें यही था कि ये पहले तो नेवी में स्टार्ट हुआ, फिर कोस्टल एरियाज में, फिर धीरे धीरे जो है वो पूरे मतलब थोड़ा और फैला। लेकिन फिर बीच में पूरा जो हिंदू मुस्लिम जो है वो पहले यूनाइटेड थे, फिर उनके बीच में जब प्रॉब्लम शुरू हो गई तो इसने एक पूरा कम्युनल उसको जो है वो रूप ले लिया। और काफी जो है वो, और मतलब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट तो लड़ ही रहे थे, फिर आपस में भी भिड़ गए। तो इससे जो है वो काफी प्रॉब्लम हुई, और फिर इतना उसका इसका उतना सिग्निफिकेंस जो है वो नहीं रह गया। तो बहुत ज़्यादा जो है वो इसके बारे में वो चीज़ें नहीं हैं, ठीक है? और इसमें बताया गया है कि बॉम्बे मिल डिस्ट्रिक्ट था, ये एपिसेंटर था। यहाँ पे टेक्सटाइल मिल, रेलवे वर्कशॉप, तो फिर जैसे शिप पे होने के बाद से इन एरियाज में भी काफ़ी फैला। फिर इन लोगों ने भी पुलिस स्टेशंस वगैरह जलाए, और फिर सड़कों पे लोग आ गए, काफ़ी सारी कैजुअलिटीज़ हुई, काफ़ी लड़ाई मतलब झगड़ा हुआ, और 200 से ज़्यादा लोग इसमें मारे गए, बहुत से लोगों को इंजरी हुई। ठीक है? तो ये है। और इसमें कहा गया है कि अ, पहले तो इसमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखने को मिली थी, फिर बाद में कम्युनल वायलेंस जो है वो बढ़ गया, जो कि अगस्त 1946 के बाद और भी बढ़ गया। मतलब कि ये फर्दर जो है वो क्विट इंडिया मूवमेंट से, और इसको जो मतलब उसको बढ़ावा मिला, और ये चीजें जो है वो और फैलने लगी। तो इसमें कहा तो है कि जो ये रिवोल्ट था 1946 का, रॉयल इंडियन नेवी का, ये एक रिमार्केबल मूवमेंट है हिंदू मुस्लिम यूनिटी का। और ये जो हिस्टोरिकल इवेंट है, मतलब ये हमें दिखाते हैं कि किस प्रकार से, जैसे यूनाइटेड अगर लड़े तो उन्होंने अच्छे से प्रोटेस्ट कर पाए, लेकिन जब आपस में ही लड़ने लगे तो उसकी वजह से काफी जो है वो प्रॉब्लम हुई। तो मतलब ये है, और इसका मतलब इसका भी एक सिग्निफिकेंट मूवमेंट जो है वो माना जाता है। और इसके बाद से काफी सारे जो फार्मर्स थे, वर्कर्स थे, इन लोगों ने भी विरोध किया कॉलोनी रूल का, और फिर अंत में तो हमें 1947 में जो है वो आजादी मिली। तो आरायन रिवोल्ट कब हुआ, कहाँ हुआ, किस पे हुआ, ये इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर लोसार फेस्टिवल का शुरुआत हुआ है, और ये काफी फेमस होता है। ये मैक्लियोडगंज है, वहां पे मनाया जाता है इसको। और जो तिब्बतन की जो कम्युनिटी है, जो तिब्बत से लोग जिनको कि चाइना ने हटा दिया था, तो वो यहाँ रहते हैं। और ये अपना नया साल, जिसको कि लोग लोसार कहते हैं, तो इसको वेलकम करते हैं, और इसके ही उपलक्ष्य में जो है वो पूरे सेलिब्रेशन जो है वो चलते हैं। और इस उपलक्ष्य में जो दलाई लामा है वो भी मैक्लियोडगंज में जो है वो आते हैं। और वहाँ पे जो डिवोटीज हैं, जो लोकल वहाँ के लोग हैं, काफी मिलजुल के इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो लोसार जाने रहो कि तिब्बतन कम्युनिटी का फेस्टिवल है। और इसमें स्टिक्स वगैरह जलाई जाती हैं, प्रेयर किया जाता है, तिब्बत के फ्रीडम के लिए जो है वो उसमें प्रे किया जाता है। और ये जो फेस्टिवल है, लोसार फेस्टिवल, ये एक सिंबल है नए जो है वो ईयर का, कि शुरू हो रहा है, फायर फॉर हॉर्स ईयर इस बार का ये है। ठीक है? लोसार एक लूनी सोलर फेस्टिवल होता है, और इसमें जो है इसको तिब्बतन कैलेंडर के हिसाब से पूरा ये चलता है। ठीक है? तो इस बार की अगर हम बात करें, तो जो 2026 के सेलिब्रेशन हो रहे हैं, इसमें जो तिब्बतन ईयर है वो है 2153, मतलब ये आगे चलते हैं हमें, मतलब हम लोगों के जो ईयर है उससे। और ये दलाई लामा, ये जो हिमाचल प्रदेश का मैक्लियोडगंज है, यहीं पे मेन सारा चीजें जो है वो होती हैं। फिर एक साइंस टेक्नोलॉजी में एक आर्टिकल था कि किस प्रकार से, मतलब ज्योग्राफी से रिलेटेड है ये चीजें, कि क्रायोजियन पीरियड था, और उस टाइम पे अर्थ ने क्या एक्सपीरियंस किया, इसके बारे में वो स्टडी कर रहे हैं। और इन्होंने बताया क्रायोजेनिक पीरियड जो था वो 720 से लेके 635 मिलियन ईयर्स एगो हुआ था। इस टाइम पे जो अर्थ थी, जो ओशन थे, वो बहुत जो है वो फ्रोज हो गए थे, सब जगह आइस आइसी हो गया था। ठीक है? और जो पूरा क्लाइमेट पैटर्न था वो काफी कमजोर हुआ था, तो उस टाइम पे जो अर्थ थी एक तरह की पूरी स्नो बॉल बन गई थी। तो एक रीसेंट स्टडी हुआ है अर्थ और प्लानिटरी साइंस का, और इन्होंने एक लेटर पब्लिश किया है, और इसमें इन्होंने बताया कि हमारे पास ऐसे एविडेंस है कि शॉर्टर क्लाइमेट साइकिल्स स्टिल अकर, मतलब अभी भी जो है वो छोटे छोटे ऐसे साइकिल्स होते हैं, जो कि उस टाइम मतलब जो उस टाइम पे हुआ था कि बहुत एकदम आइस हुआ था, तो अभी भी ऐसी छोटी छोटी क्लाइमेटिक साइकिल्स जो है वो टाइम टू टाइम देखने को मिलती हैं।
और इन्होंने जो पूरा स्कॉटलैंड का गार्बेलेक आइलैंड है, तो जैसे ये आइलैंड का जान रहे हो कि ये कहाँ है, तो इसके जो सेडिमेंट्स थे उनकी पूरी स्टडी की, और इसमें क्या क्या है, पूरा एनुअल जो थिकनिंग है जो आइस की शीट्स की, उसको पूरा स्टडी किया। और उसमें बताया कि हाँ, टाइम टू टाइम जो स्नोबॉल वाली जैसे कंडीशन है, सोलर साइकिल जो है वो पूरी चलती है, और उसी तरह से आइसिंग वगैरह भी धीरे धीरे कहीं कहीं पे होती रहती है, तो ये इन्होंने बताया है कि है। और सोलर साइकिल्स की बात करें तो इसमें बताया गया है कि जो सोलर साइकिल है रफली जो है 9 to 11 ईयर का होता है, सन स्पॉट साइकिल। और एक इसमें इन्होंने मेंशन किया है ग्लेसबर्ग साइकिल, जो कि 60 to 150 ईयर्स की होती है, और इसमें वेरिएबल्स देखने को मिलते हैं, और इसकी वजह से जो बाकी जैसे अल्नीनो और इन सब का भी इम्पैक्ट होता है, इस वजह से ये भी सब जो है वो प्रभावित होते हैं, तो ये मतलब स्टडी में इन्होंने बताया। फिर यूएस में एक सिविल राइट एक्टिविस्ट जेसी जैक्सन, इनका निधन हो गया है। और ये जो ब्लैक लोग हैं वहाँ पे, ब्लैक कम्युनिटी, उनके एक प्रमुख जो है वो लीडर थे, प्रोमिनेंट फिगर थे, और इन्होंने जो सिविल राइट्स मूवमेंट है उसमें काफी जो है वो पार्टिसिपेट किया था मार्टिन लूथर किंग के साथ में, तो इनका देहांत हो गया है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एफएसएसएआई या फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको डायरेक्ट किया है कि आप कंसीडर करिए फ्रंट ऑफ पैकेज वार्निंग लेबल्स जो पूरा लगे रहते हैं, जो पैकेट्स जो फूड पैकेजेस होते हैं, और जिन भी पैकेट्स में मतलब जो भी फूड में हायर शुगर होता है, सॉल्ट होता है, सैचुरेटेड फैट होता है, तो उसको जो है वो बताइए और उसको पूरा रेगुलेट करिए। क्यों? क्योंकि इससे जो सिटीजन्स हैं उनकी हेल्थ पे काफी बुरा असर पड़ रहा है, तो उन्होंने इनको डायरेक्ट किया है कि इसको पूरा आप जो है प्रॉपर प्रॉपर तरीके से चेक करिए, और देखिए कि किस तरह से आपको वार्निंग वगैरह उस पे इशू करनी है। जस्टिस जीबी पर्दीवाला और केवी विश्वनाथन, इनकी खंडपीठ में ये सुनवाई हो रही थी, तो इसमें इन्होंने कहा है कि आप जो है वो अपना रिस्पॉन्स फाइल करिए, और देखिए कि किस प्रकार से लेबलिंग होती है जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड होता है, मतलब उसमें एक तरह का मार्किंग होनी चाहिए कि अगर आप इसको खाएंगे तो आपके हेल्थ पे जो है वो क्या क्या इम्पैक्ट होगा, तो इसको लेके इनको इन्होंने डायरेक्ट किया है। ठीक है। और जैसे आगे हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो उस वक़्त अगर पढ़ा रहेगा कि हाँ, तो ये हमें पता चल जाएगा कि भैया इसमें इतना ज़्यादा शुगर है और वो है। तो एक होता है ना कि इंसान कम खरीदेगा, कम कम कंज़्यूम करेगा, तो जिसकी वज़ह से ये सब जो डिज़ीज़ेज़ बढ़ रही हैं, उनमें थोड़ा-सा कंट्रोल हो सकेगा। फिर टोबैको के बारे में एक आर्टिकल था कि अ, अभी जो टोबैको टैक्सेशन है, अगर देखा जाए तो बहुत इसका इम्पैक्ट जो है वो इसके कंजम्पशन पे नहीं पड़ रहा है, इनइफेक्टिव है एक तरीके से, और इसकी वजह से काफी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं रिलेटेड टू टोबैको कंजम्पशन, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो लंग डिजीजेस हो, इनमें। और इंडिया का बताइए, इंडिया वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर और प्रोड्यूसर है टोबैको का, और यहाँ पे सिगरेट टैक्स है, और तो जो अभी टैक्स लगते हैं जो रिटेल प्राइसेस का, इसका ये 53% है, मतलब कम है यहाँ पे। जो डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस है, उनका जो बेंचमार्क है कि मतलब सिगरेट वगैरह पे 75% तक जो है वो लगना चाहिए। तो एक टैक्सेशन तो है, बट इतना नहीं है कि बहुत ज्यादा जो है वो उसको कंजम्पशन में जो है वो कमी लाई जा सके, या लोगों को डिमोटिवेट किया जाए खरीदने से। और इसकी वजह से जो प्रॉब्लम है, कैंसर से रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। दिल्ली में सीएम श्री स्कूल्स, इनका जो है वो इनॉग्रेशन किया, यूनियन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने 75 सीएम श्री स्कूल जो है वो उनको इनॉग्रेट किया। और इसमें बताया गया, मिनिस्ट्री ने बोला कि दिल्ली में 45 लाख चिल्ड्रन जो हैं वो दिल्ली में पढ़ते हैं, उसमें 20 लाख प्राइवेट स्कूल्स में है, और 25 जो है वो गवर्नमेंट और म्यूनिसिपैलिटी स्कूल्स में है। तो ये एक मॉडल स्कूल जो है वो डेवलप किए जा रहे हैं, सीएम श्री स्कूल्स। और इसका उद्देश्य है कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं यहाँ पे जो एजुकेशन की क्वालिटी है उसको बेहतर करना, मॉडर्नाइज करना, ताकि जो बच्चे हैं उनको प्रॉपर तरीके से एजुकेशन जो है वो मिले। और भी जो है वो इस तरह के न्यू स्कूल्स जो है वो खेल खोलने की बात जो है वो सरकार की तरफ से वहां पे कही गई है।
और इसमें इस योजना के तहत इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लैब भी सेटअप किया जाएगा। और इसमें जो है वो कंप्यूटर्स लगेंगे ताकि जो बच्चे हैं उनमें साइबर अवेयरनेस बढ़े। इसके अलावा डिजिटाइज्ड लाइब्रेरी नेटवर्क से इसको लिंक किया जाएगा ताकि लोग जो बच्चे हैं उनको और एक्सेस मिल सके डिफरेंट डिफरेंट बुक्स का। और इसमें जो है वो फॉरेन लैंग्वेज के भी कोर्सेज जो हैं वो रहेंगे स्कूलों में। तो मतलब यही है कि दिल्ली में स्कूलों की जो सिस्टम है उसको और बेहतर करने के लिए सीएम श्री स्कूल्स हैं। फिर थर्ड इंटरनेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस और एक्सपो, ये दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में कंक्लूड हुआ। उसमें काफी सारे डेलीगेट्स और विजिटर्स ने जो है वो पार्टिसिपेट किया। ये बाइएनियल इवेंट है और इसका जो है वो 2017 और 2024 का जो एडिशन था वो ऑर्गेनाइज कराया गया था बाय साइंस इंडिया फोरम एंड वर्ल्ड आयुर्वेद फाउंडेशन इन इंडिया की आयुष मंत्रालय की हेल्प से। और इसमें ये जो कॉन्फ्रेंस है होती है, इसमें जो हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है इससे रिलेटेड जो है वो बातचीत होती है। फिर इसको और बेहतर बनाने के लिए कैसे इसकी मदद से जो हेल्दी माइंड और बॉडी का डेवलप किया जाए, जिसमें लोग अपना अपना जो नॉलेज रहता है उसके बारे में बताते हैं। और इसमें ये भी डिस्कस होता है कि कितना रिसर्च हुआ, कितने पेपर्स पब्लिश हुए हैं। सारे जो एक्सपर्ट्स हैं इसमें मिलजुल के काम करते हैं कि कैसे जो है वो आयुष की मदद से जो एक हेल्दी लाइफ स्टाइल है उसको डेवलप किया जाए। वुमेन हेल्थ का सिस्टम, वुमेन और चाइल्ड का हेल्थ और बेटर बनाया जा सके, हेल्दी एजिंग की तरफ जो है वो बढ़े। तो ये है, तो ये दुबई में हुआ। फिर अभी रिसेंटली म्यांमार में इलेक्शंस हुए थे और यहाँ पे 2021 में मिलिट्री कूप हुआ था। उसके बाद से अभी इलेक्शंस हुए और इसमें एक मिलिट्री के द्वारा जो बैक पार्टी है जिसका नाम है यूनियन सॉलिडेटरी एंड डेवलपमेंट पार्टी, इनकी लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है। तो एक जो गवर्नेंस क्राइसिस था वो खत्म हुआ है। और इसमें माना जा रहा है कि ये जो जो म्यांमार है यहाँ पे शुरू से ही गवर्नेंस को लेके काफी जो है वो दिक्कतें रही हैं टाइम टू टाइम। और ये भी जो है वो ब्रिटिशर्स के अधीन था। फिर वहां से जब इनको इंडिपेंडेंस मिला उसके बाद से काफी सारी चीजें यहाँ पे हुई हैं। और यहाँ पे 2021 का जो मिलिट्री कूप हुआ उसके बाद से काफी सारे ह्यूमन राइट्स वॉलेशन की खबरें आई। और इसको लेके जो आईसीए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, यूनाइटेड नेशंस है, इन्होंने म्यांमार के इस टाइम के जो भी जो जनता थी, मिलिट्री जनता, उनके अगेंस्ट जिनोसाइड चार्जेस वगैरह भी लगाए हैं। और इसमें काफ़ी लोगों को जो है वो प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, बहुत से लोगों को का डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी वहाँ पे इलेक्शंस हुए हैं और इनकी जो सरकार है वो जीती है। अब इनके आने के बाद से इनका क्या इम्पैक्ट होगा और इंडिया के लिए कैसी चीज़ें हैं। तो जैसे इसके पहले वहाँ पे आंग सान सू कोई, इनका नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी है, इनकी सरकार थी। और काफी शांतिपूर्ण तरीके से इनकी जो है वो सरकार चल रही थी। तो फिर बाद में वहाँ पे मिलिट्री का एक्शन हुआ और काफी टाइम तक जो है वो चीजें उन्हीं के कंट्रोल में थी और अब इलेक्शंस के बाद ही नई सरकार बनी है। तो म्यांमार ने काफी टाइम तक, जैसे 2021 के बाद से अभी तक, एक डिप्लोमेटिक आइसोलेशन वहां पे रहा, काफी सारे सैंक्शंस रहे। और जो इंडिया के साथ जिनका कोलैबोरेशन था वो भी जो है वो लिमिट में रहा। चूंकि वहां पे डिस्प्लेसमेंट काफी हुआ तो उसकी वजह से दिक्कतें थी, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो रुके। तो अब चूंकि अब न्यू इलेक्टेड गवर्नमेंट है तो ये एक चैलेंज है इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी को भी। यहाँ पे काफी चैलेंज फेस करना पड़ा। यहाँ से बहुत सारे जो रेफ्यूजीज थे वो बॉर्डर क्रॉस करके जो है वो इंडिया आए। और अगर हम बात करें तो 26 की ही 31,000 से ज्यादा जो म्यांमार से लोग हैं वो मिजोरम पहुंचे। और इसमें जो है वो इनके साथ साथ ड्रग ट्रैफिकिंग की भी काफी जो है वो घटनाएं देखने को मिली। तो अब नए गवर्नमेंट के साथ बेहतर तरीके से एक काम जो है वो करना होगा ताकि इन सारे इश्यूज को जो है वो टैकल किया जा सके। क्योंकि वहां पे अगर इनस्टेबिलिटी रहती है तो उसका इंडिया पे काफी इम्पैक्ट पड़ता है। इंडिया और म्यांमार का जो बॉर्डर है वो 1643 किलोमीटर्स का है।
तो यहाँ पे काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी बन रहे हैं, जैसे कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है। इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राई लिटरल हाईवे बन रहा है। तो अगर यहाँ पे जो अभी गवर्नमेंट है, अब जो बनी है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, तो अगर ये बेहतर तरीके से काम करते हैं तो इससे सारे जो कंट्रीज है उनके इंटरेस्ट के लिए ये अच्छा जो है वो रहेगा। और इससे इंडिया को भी जो है वो थोड़ा सा बेहतर रहेंगी चीजें। तो ये है, इसी से रिलेटेड था कि मतलब क्या स्थिति वहां पे अब है और कैसे फ्यूचर में चीजें हो सकती हैं। फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के से रिलेटेड था कि ये एक्ट जो है ये 1980 का है। और इसमें अगर कोई भी एजेंसी है, अगर फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट करना चाहती है नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए, तो उसको कुछ ऑब्लिगेशंस को जो है वो फुलफिल करना होगा। पहले तो एजेंसी को पे करना होगा नेट प्रेजेंट वैल्यू, जो कि मोनेटाइज वैल्यू होती है कि अगर जो भी कोई फॉरेस्ट है उसको क्लियर किया जाए तो कितना उसका लॉस होगा, तो उतने का पैसा देना होता है। और इसके बाद अ, अलग से इसमें जो है वो कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन के भी जो है वो चार्जेस होते हैं। फाइनल अप्रूवल जो होता है डाइवर्जन का, जो लैंड फॉरेस्ट लैंड का, वो तभी होता है जब ये सारे जो फंड्स हैं इनको डिपॉजिट कर दिया जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का। तो ये पूछा जा सकता है, इस एक्ट से रिलेटेड काफी सारी चीजें कई बार आ चुकी हैं। फिर मेटा, मेटा जो है वो पेरेंट कंपनी है फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप की। और इन्होंने कंसर्न्स अपने जताए हैं कि इंडिया ने अभी जो है वो रिसेंटली नोटिफाई किया है सोशल मीडिया रूल्स, जिसके तहत जो भी कंटेंट है उसको विद इन 3 आवर्स इनको हटाना होगा अगर वो किसी भी प्रकार से जो रूल्स हैं उनके अगेंस्ट है। तो इसको लेके उन्होंने चिंता जताई है कि जो टाइम है, जैसे पहले 24 to 26 आवर का टाइम रहता था, अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री इन्होंने अमेंड किया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। और इसी के तहत जो टाइम है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे उसको कम किया गया है। जो भी प्रॉब्लमैटिक कंटेंट है उसको कहा गया है कि इसको जल्दी से जल्दी हटाया जाए। तो इसको लेके काफ़ी सारी जो कंपनीज़ हैं, वो अपना रेज़ कर रही हैं कि इससे जो है वो इन्हें प्रॉब्लम होगी। और गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट इस स्टेप को डिफेंड कर रही है, क्योंकि स्ट्रिक्ट इनका कहना है कि स्ट्रिक्ट टाइमलाइन होना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए काफ़ी सारे डिस्कशंस वगैरह हो चुके हैं। गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं वो बैन कर रही हैं सोशल मीडिया को, स्पेशली फॉर जो जो बच्चे हैं 16, 17, 18 साल तक के। क्यों? क्योंकि उनका एक बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है दिमाग पे। एआई जनरेटेड कंटेंट जो है वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हो गया है और गलत तरीके से इसमें चीज़ों को दिखाया जाता है। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि इस पे स्विफ्ट एक्शन लेते हुए जो टाइमलाइन है उसको शॉर्ट करके और चीज़ों को बेहतर तरीके से मैनेज हो किया जाए। और बहुत सारे स्टेट्स हैं, जैसे कि इसमें आंध्र प्रदेश और गोवा ने कहा है कि ये भी जो है वो बैन करने को कंसीडर कर रहे हैं। जैसे ये दोनों स्टेट अभी भारत में ये कोशिश कर रहे हैं कि हम भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बच्चों के लिए बैन कर दें। इसके पहले हमने देखा था कि ऑस्ट्रेलिया में बैन किया गया, स्पेन स्पेन में जो है वो बैन किया गया। कई सारी कंट्रीज सोशल मीडिया को छोटे जो बच्चे हैं और जो यूथ है बिलो 16 ईयर्स 17 ईयर्स, सब कंट्रीज में अलग अलग है बेंचमार्क्स। तो उसमें बैन कर रही हैं, क्योंकि इसका जो है वो माइंड पे एक काफी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट देखने को मिलता है। फिर असम कैबिनेट इन्होंने असम में चुनाव होने वाले हैं, तो वहां पे कैबिनेट ने कई सारे नए जो है वो प्रपोजल रखे हैं। इसके तहत अभी इन्होंने रिजर्वेशन दिया है 3% का ऑफ क्लास 1 एंड क्लास 2 गवर्नमेंट जॉब फॉर टी ट्राइब्स एंड आदिवासी कम्युनिटी। और टी ट्राइब्स और जो आदिवासीज हैं ये ऐसे लोग थे, ब्रिटिश प्लांटर्स थे जिनको कि सेंट्रल इंडिया से ले आया गया था। और इनको एक्स टी ट्राइब्स भी जो है वो कहा जाता है। तो अब ये जो है वो इस प्लांटेशन से रिलेटेड नहीं है और इनका जो है वो वहाँ पे काफ़ी जो है ये संख्या में है। तो क्योंकि वहाँ पे भी इलेक्शंस होने वाले हैं, तो इनको एक बेहतर वो प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है कि इनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। इनको मतलब सरकार जो है वो टारगेट कर रही है। इसके अलावा वहाँ की कैबिनेट ने एंटरप्रेन्योरशिप फंड के लिए भी जो है वो अपना इसको रिलीज करने के लिए कहा है।
और इसके अलावा जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान के तहत जो है वो पैसे दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये असम में महिलाओं, जैसे हमने बिहार में पढ़ा है, हर जगह है, तो वैसे अब असम में जो महिलाएं हैं उनके लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान को शुरू करने की बात हो रही है, ताकि उन्हें पैसे दिए जाएं और वो अपना बिजनेस सेटअप कर सकें और अपनी फाइनेंशियल स्थिति को बेहतर बना सकें। तो इसके लिए ये है कि किस प्रकार से जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये जो है वो एक तरह से फेल हो रहा है। क्यों? क्योंकि अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हो जा रहे हैं जिनकी वजह से लोगों की मृत्यु हो रही है। अभी हमने देखा था कि कार एक डूब गई थी, और इसके अलावा पॉट हॉल्स में गिर के लोगों की जो है वो बहुत मृत्यु हो रही है। तो इसको लेके जो है वो है। और जो अगर हम डेटा देखें, जो हमारा नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा है, इसके मुताबिक 1.73 लाख रोड एक्सीडेंट की वजह से जो है वो डेथ हुई है। तो ये कहीं न कहीं दर्शाता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उस बेहतर तरीके का नहीं है। और एक्सीडेंट ऐसी कोई भी सिचुएशन जिसमें कि नेग्लेक्टेड रोड्स हों, वायरिंग ना हो, अंडर कंस्ट्रक्शन चीज़ें चल रही हों, फ्लडेड हो, पब्लिक सिस्टम बेहतर ना हो और उसकी वजह से जो है वो एक्सीडेंट हो जाए और लोगों की मृत्यु हो जाए। और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इनकी फाइंडिंग्स में ये रिवील हुआ है कि 70% जो सिटीज हैं, इनमें प्रॉपर फंक्शनल ड्रेनेज ऑडिट्स नहीं है। और जो वहां पे ऑडिट्स नहीं है, इसकी वजह से पता भी नहीं चल पाता कि क्या क्या चीजें हैं। तो अभी रिसेंटली एक लड़का था, उसकी बाइक से डेथ हुई है। तो मतलब ये है कि जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है काफी रिस्की है, वल्नरेबल है, चीजें टाइम टू टाइम ऐसी हो रही हैं। तो इनको देखते हुए हमें नए स्टेप्स लेने होंगे। और जो भी रिस्क ऐसी चीजें हैं उनको देना होगा कि किस प्रकार से अगर कोई कंप्लेन आती है कि जैसे अगर सीवेज सिस्टम है खुला है या कुछ है, तो इसको जल्दी से जल्द उसको सही किया जाए, और ताकि जो इस प्रकार की घटनाएं होती हैं उन पे रोक लगे। क्योंकि ये काफी इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहतर हो। क्योंकि अगर हम विकसित भारत बनने की बात कर रहे हैं और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ही ऐसा नहीं है, और नेशनल कैपिटल में इस तरह की घटनाएं आए दिन अगर सामने आ रही हैं, तो कहीं न कहीं ये सोचने पे मजबूर करता है कि ऐसे चीज़ें क्यों हैं और उनको कैसे जो है वो प्रिवेंट किया जाए, कैसे इन्हें रोका जाए। फिर इंडिजिनस कैडेट ट्रेनिंग शिप कृष्णा, इसका लॉन्च हुआ है। ये फर्स्ट ऑफ 3 इंडिजिनस कैडेट ट्रेनिंग शिप्स है, और इसको एल-एन-टी शिपयार्ड फॉर द इंडियन नेवी इन्होंने बनाया है, और ये लॉन्च हुआ चेन्नई के कट्टुपल्ली में। और इसको जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ DWWA इन्होंने जो है वो लॉन्च किया। इसको नाम दिया है कृष्णा, क्योंकि एक रिवर कृष्णा को एक ट्रिब्यूट है, जो कि इंडिया की थर्ड लॉन्गेस्ट कंट्री है। और इसमें इनके बीच में जो कैडेट ट्रेनिंग शिप्स हैं और जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है, इनके बीच में 7 मार्च 2023 को जो है वो एग्रीमेंट हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, और उसके बाद से इस तरह की शिप्स को डेवलप किया गया है। तो ये एक काफी बेहतर स्टेप है। जो हमारी ट्रेनिंग क्षमताएं हैं, इंडियन नेवी की जो ट्रेनिंग कैपेसिटीज हैं वो बढ़ेंगी, और ये जो हमारा विजन है मेकिंग इंडिया और सेल्फ रिलायंस को जो हम बढ़ावा दे रहे हैं, को जो है ये आगे बढ़ाएगा। फिर टाटा एडवांस सिस्टम फाइनल असेंबली लाइन फॉर द एयरबस H125 हेलीकॉप्टर, इसको वर्चुअली जो है इसका इनॉग्रेशन किया। अ, अभी हमने हमें पता है कि एआई समिट चल रही है न्यू दिल्ली में, और काफी सारे डेलीगेट्स आए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं एमेनुअल मैक्रोन, वो भी आए हैं। तो कल भारत और फ्रांस के बीच में काफी सारे जो हैं वो एग्रीमेंट हुए, अराउंड 21 चीजों पे आगे क्या कॉपरेशन करना है उस पे एग्रीमेंट हुआ। और तो इन्होंने उनके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी, इन्होंने वर्चुअली जो है वो इसका इनॉग्रेशन किया। और ये जो फैसिलिटी है फाइनल असेंबली लाइन, ये वेमागल कोलार डिस्ट्रिक्ट में कर्नाटका में पड़ता है, वहां पे ये फैसिलिटी जो है वो बन रही है। ये भारत की पहली प्राइवेट सेक्टर हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन है, और पहली बार है ये कि इसमें प्राइवेट सेक्टर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग, इंटीग्रेशन, टेस्टिंग और पूरा मेंटेनेंस का काम जो है वो करेगा। और ये सिविल H125,
ये इसमें बनेगी, फिर बाद में। टाटा का भी फर्स्ट ही होगा, हाँ। है ना? टाटा का पहला ही है ना ये? हाँ, अभी तक का पहला है एयरबस, मतलब हेलीकॉप्टर यहीं पे बनाएंगे और टाटा वाले ही जो है वो बनाएंगे, मतलब इन्होंने पार्टनरशिप किया था, फ्रांस की कंपनी के साथ किया था, तो उसी उसमें ये जो है वो बना है। और तो इसमें इंडिया का भी फर्स्ट टाइम ही है? हाँ, मतलब हेलीकॉप्टर ये बनाएंगे H125। ठीक है, और इनका डिलीवरी माना जा रहा है कि अर्ली 2027 तक जो है वो शुरू हो जाएगा। और जब ये हमारे यहाँ ही बनने लगेंगे, इंडिया में बनने लगेंगे, तो फिर हम इसको हम्म। बाकी जगहों पे एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। ठीक है, तो ये है। और द एयरबस H125, इसको पहले जो है वो AS350 इक्यूरियल कहा जाता था। ये एक सिंगल इंजन लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है, जो कि है एयरबस हेलीकॉप्टर्स के द्वारा जो है वो बनाया जाता है। और ये काफी अपनी वर्सेटैलिटी और हाई परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। ऐसे एनवायरमेंट, ऐसी जगह जहाँ पे इजीली नहीं ट्रांसपोर्ट पहुंच पाता है, तो वहां पे इनको यूज किया जाता है। और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, ये टाटा ग्रुप का एक सब्सिडरी है, जो कि एरोस्पेस और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में जो है वो काम ये लोग कर रहे हैं। फिर एआई समिट के दौरान ही यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर इन्होंने भारत कंपेनियन इनिशिएटिव इसको लॉन्च किया। और ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसको इस तरह से बनाया गया है कि जो किसान हैं उनको जो इंफॉर्मेशन है उसका इजी और बेटर तरीके से एक्सेस जो है वो प्रोवाइड किया जा सके। और इसको इसमें इस प्लेटफॉर्म के जरिए, या भारत कंपेनियन जो इनिशिएटिव है, इससे जो मोबाइल फोन्स है उसके थ्रू उनको इजीली जो है वो इंफॉर्मेशन का एक्सेस जो है प्रोवाइड किया जाएगा। साइंटिफिक एडवाइजरी और जो इनको जो है प्रोवाइड किया जाएगा, इनके क्रॉप से रिलेटेड जो प्राइसिंग वगैरह है, मंडी में क्या है, वेदर अपडेट्स के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में इनको जानकारी मिलेगी। तो इससे इनको जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको बूस्ट मिलेगा और उसमें प्रॉपर तरीके से और काम होगा। फिर मुंबई में महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर इन्होंने मुंबई क्लाइमेट वीक इसका इनॉग्रेशन किया। ये बांद्रा के वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर है जियो का। तो यहाँ पे ये 2 दिन ये जो मुंबई क्लाइमेट वीक है ये चलेगा। और ये इसमें जो है वो जो क्लाइमेट ग्लोबल क्लाइमेट है उस पे पूरा बातचीत होगा कि क्या क्या चीजें हैं। और ये 19 फरवरी को जो है कंक्लूड होगा, और इसमें क्लाइमेट से रिलेटेड क्या क्या चीजें एक्शन लेने चाहिए, कैसे सस्टेनेबल फ्यूचर को डेवलप किया जाए, इसके बारे में पूरा बातचीत होगी। और महाराष्ट्र की बात करें तो ये एक मॉडल के तौर पे उभर रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ और जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन है दोनों को साथ लेके जो है वो चल रहे हैं। और यहाँ पे इन्होंने बताया कि किस प्रकार महाराष्ट्र जो है वो उसमें प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाभियान, पीएम कुसुम योजना के तहत जो है वो काम कर रहा है गवर्नमेंट वहाँ पे। और जो चीजें हैं उनको और बेहतर किया जा रहा है, रेन्यूएबल एनर्जी पे को और बढ़ाने पे जो है वो जोर दिया जा रहा है। तो वहाँ पे ये स्टार्ट हुआ कल। फिर कि जनवरी 2026 में इंडिया का जो ओवरऑल एक्सपोर्ट है मर्चेंडाइज और सर्विसेज का, ये बढ़ोतरी हुई है इसमें 13.17% की। और पिछले साल से अगर कंपैरिजन किया जाए तो जनवरी 2025 से उस टाइम पे 71.09 बिलियन था डॉलर, और अभी बढ़ के 80.45 बिलियन डॉलर ये पहुंच गया है। और इस जो डेटा है इसको कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा रिलीज किया गया। और जो ओवरऑल इंपोर्ट है उसमें भी जो है वो हाई ग्रोथ देखने को मिला है, मतलब इंपोर्ट भी जो है वो हमारा बढ़ा है। और तो इसमें बताया गया कि एक्सपोर्ट भी बढ़ा है और इंपोर्ट भी बढ़ा है, तो ओवरऑल जो ट्रेड डेफिसिट जो रेट है बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, जिसमें कि सारी चीजें आती हैं, सर्विसेज भी आता है, गुड्स का भी आता है, तो ये जो है वो वाइडन हुआ है जनवरी 26 में। और बढ़कर ट्रेड जो है डेफिसिट ये 10.138 बिलियन डॉलर जो है वो बढ़ा है। तो ये जानकारी कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से दिया गया। ठीक है। तेलंगाना में बायो एशिया 2026 समिट ये होगा इनॉग्रेट आज हैदराबाद में। और ये 23rd एडिशन होगा बायो एशिया 2026 का। और ये 2 दिन की ये ग्लोबल कॉन्फ्रेंस रहेगी। इस समिट का थीम है टेक बायो अनलीश्ड, एआई
ऑटोमेशन एंड द रिवोल्यूशनरी चेंजेस इन लाइफ साइंसेज। भारत एक ग्लोबल हब के तौर पे रैपिडली बढ़ रहा है टेक बायो इनोवेशंस में। और तो इसमें कैसे जो है इसमें पूरा फोकस यही रहेगा कि कैसे एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज करके जो हेल्थ केयर है उसको और फ्यूचरिस्टिक बनाया जाए, बेहतर बनाया जाए। और इसमें ऑल ओवर वर्ल्ड से डेलीगेट वगैरह पार्टिसिपेट करेंगे। और इसमें एआई ड्रिवन पूरा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन सब पे बात होगा। क्या है फ्यूचर बायोटेक का, फार्मा का। और इसमें तेलंगाना राइजिंग 2047 इसकी ये भी जो है वो इसकी थीम है कि एक हमें एक वर्ल्ड क्लास लाइफ साइंस का जो इकोसिस्टम है वो तेलंगाना में बनाना है। वहाँ की गवर्नमेंट का ये एम है। तो इसको ये आगे ले जाने में एक बेहतर रोल जो है वो प्ले करेगा। ठीक है, तो ये बायो एशिया समिट भी ध्यान रखो। फिर एआई की हेल्प से जो इंडिया का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है इसमें भी काफी ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। और अभी जो है हमारी समिट चल रही है। और स्मार्ट पीडीएस पे जो है वो जोर दिया जा रहा है। जो पहले जो सब्सिडी वगैरह होती है उसको डायरेक्ट एक तो ट्रांसफर किया जा रहा है मैम बैंक्स में। ये यहाँ पे ये क्यों लिखा है इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2022? नहीं, ये गलत है। ये 2000 पब्लिश गलत हो गया है। अच्छा। ठीक है, ये 26 है। तो इसमें अभी अभी जो चल रहा है अभी ना पढ़ हो रहा है, इसके पहले तो हुआ ही नहीं था। वो कभी कभी वो हाँ पर गलत ले लेता है। तो ये जो सिस्टम है इसमें पूरा जो है वो डिजिटल एक बैकबोन की जो है वो बात किया जा रहा है, इंटीग्रेट किया जा रहा है। जैसे कल मैंने बताया था कि नया पीडीएस सिस्टम लॉन्च किया गया जिसके तहत जो है वो टोकन प्रोवाइड किया जाएगा। आरबीआई का एक नया पूरा नया मैम सिस्टम आया कुछ है। ऐसा भी था कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने कोई डॉग चाइना से परचेज किया और वहां पे प्रिंट कर दिया। कहाँ पे? गल तो कहाँ पे क्या? हेलो? होगा, सोशल मीडिया पे इस तरह की इन्फॉर्मेशन रहती है। तो वही इसमें बताया कि मतलब कैसे जो है वो इसको और बेहतर करने के लिए पूरा काम हो रहा है। और इसमें एक अन्न चक्र की बात कही है। ये एक एआई बेस्ड मूवमेंट प्लानिंग सिस्टम है जिसमें फूड ग्रेन का जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको बेहतर करने पे काम हो रहा है। डिमांड को देखते हुए स्टॉक कितना अवेलेबल है, जो रूट्स हैं वो कैसे बेहतर तरीके से काम करें, कॉस्ट में कमी आए। तो ये इसके लिए अन्न चक्र इनका ये है। इसके अलावा डिपॉट दर्पण है। ये एक स्मार्ट वेयर हाउसिंग मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म है। और इससे इंश्योर होता है इम्प्रूव कि मतलब ये इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर करना चाहते हैं इसके थ्रू, हाइजीन को बढ़ाना चाह रहे हैं। फिर इसके अलावा ऑटोमेटिक ग्रेन एनालाइजर है। ये एक डिजिटल क्वालिटी टेस्टिंग सिस्टम है जिससे स्पीड ट्रांसपेरेंसी जो है वो बढ़ रही है। फिर सिटीजन सेंट्रिक डिजिटल प्लेटफॉर्म आशा अन्न सहायता होलिस्टिक सॉल्यूशन इसको डेवलप किया गया है। मल्टीलिंगुअल ग्रीवेंस रेडिसल सिस्टम बनाया गया है फीडबैक के लिए। और अभी जैसे मैंने बताया अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम, ये ऑटोमेटिक डिस्पेंसिंग मशीन्स हैं जिनसे अनाज निकलेगा। इनसे बेहतर ये मतलब ये भी जो है वो सिस्टम को मॉडर्नाइज करने में जो है इनसे हेल्प मिलेगी। तो मतलब ये है कि फूड जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको भी जो एआई से कनेक्ट करके और उसको बेहतर करने का काम किया जा रहा है। इसके पहले हमारा इनिशिएटिव था ही कि वन नेशन वन राशन कार्ड। और इसके तहत अभी जो वीकर सेक्शंस हैं उनको जो है वो फूड जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, उनको कार्ड बन जाता है और कहीं भी रहे भारत में उनको जो है वो अनाज मिलता है। फिर ईरान अभी इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें तो अभी टेंशन जो है वो थोड़ा बढ़ गया है ईरान और यूएस का। और ब्रीफली ईरान ने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है इसके बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था, इसको क्लोज किया था। और ये काफी क्रूशियल एक वाटरवे है जो कि वर्ल्ड का 20% ऑयल जो है वो इसी के थ्रू जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है। तो न्यूक्लियर टॉक अभी इनके बीच स्टार्ट हुआ है, ईरान और यूएस के बीच में। और तो इसीलिए जो है वो थोड़े से टाइम के लिए पूरा इनको इन्होंने क्लोज किया था। और यहाँ के जो अभी ईरान के जो सुप्रीम लीडर है अयातुल्लाह अली खामेनेनी, इन्होंने स्टेटमेंट जारी किया है। और इसमें उन्होंने यूएस की मिलिट्री स्ट्रेंथ के बारे में बात की। फिर उन्होंने कहा कि यूएस की जो आर्मी है स्ट्रांग है, स्ट्रांगेस्ट है। और
मतलब इन्होंने कहा कि हम भी जो है वो अगर कोई वॉर सिचुएशन होती है तो उसके लिए रेडी है। तो मतलब विवाद अभी जो है वो है, चल रहा है। फिर अब मैंने बताया कि फ्रांस के प्रेसिडेंट इंडिया आए हुए हैं, तो दोनों कंट्रीज के बीच स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो स्टैब्लिश हुआ है। और इन्होंने अपने रिलेशन को बहुत स्पेशल बताया। फ्रांस इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट जो है, तो इन्होंने बताया कि इंडिया और फ्रांस का जो रिलेशन है वो काफी स्पेशल है। और पहले तो इन्होंने जैसे मैंने बताया अभी ऊपर कि ये H125 हेलीकॉप्टर का फाइनल असेंबली लाइन, इसका जो है वो वर्चुअली इनॉग्रेशन किया। और इसके बाद जो है वो जो भारत और फ्रांस का जो रिलेशनशिप है, इनके ने कहा कि कोई बाउंड्री नहीं है। हम जो है वो डीप ओशन रिसर्च में भी जो है वो काम कर रहे हैं, टॉलेस्ट माउंटेन्स पे भी काम कर रहे हैं। फिर जैसे हमें पता है कि हमारा एक जो समुद्रयान है, तो वो को उसको जो है वो बनाने में, डेवलप करने में फ्रांस से जो है वो मदद जो है वो लिया जा रहा है। और मत्स्य योजना है हमारी वो। और इसके अलावा इन्होंने कहा कि इंडिया और जो यूरोप के बीच का जो रिलेशन है वो 2026 में 2026 में काफी बेहतर रहा है। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ यूरोपियन यूनियन के साथ। तो आगे वाले आने वाले टाइम में जो टाइज है वो और अच्छे होंगे, बायलैटरल ट्रेड बढ़ेगा, बूस्ट मिलेगा। और इकॉनमी को इन्होंने कहा कि दोनों कंट्रीज जो हैं वो एक शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी का एक जो रोड मैप है, मतलब उसको जो है वो शेयर पूरा करती हैं। फिर इन्होंने लॉन्च किया इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन। दोनों ही कंट्रीज जो है इनका एम है कि जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है इसको पार्टनरशिप ऑफ पीपल में कन्वर्ट करना, पीपल टू पीपल टाइज को बढ़ावा देना, इंडस्ट्री इनोवेटर्स को कनेक्ट करना, क्लीन एनर्जी, स्पेस, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इन सब के क्षेत्र में जो है वो काम करेंगे। और जो प्रेसिडेंट मैक्रॉन है इन्होंने भी वेलकम किया जो ट्रेड डील हुआ है इंडिया और यूरोपियन यूनियन का। और इसके अलावा इन्होंने बोला कि इंडिया जो है वो इस बार ब्रिक्स का प्रेसिडेंसी कर रही है। इसी तरह फ्रांस जो है वो G7 का प्रेसिडेंसी इस बार जो है वो फ्रांस के पास है। तो ये सारी चीजें हुई। और इन्होंने कहा कि हम जो है वो नए पाथवेज बनाएंगे और एक बेहतर तरीके से जो है वो दोनों कंट्रीज जो है वो मिलके काम करेंगी। और इन्होंने जो 26/11 मुंबई हमला हुआ था उसके जो विक्टिम्स थे उनको भी जो है वो श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ठीक है, तो ये है। तो ये जो पूरा इनके बीच जो है वो एग्रीमेंट हुआ है, इसमें 21 जो है वो इनके आउटकम्स हैं। और अगर इसको हम देखें तो इसमें काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें रही हैं। एक तो ये है कि डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट को रिन्यू किया गया है, ज्वाइंट वेंचर बनेगा बेल और सैफरॉन के बीच। और इसके तहत ये हैमर मिसाइल प्रोड्यूस करेंगे। और इसके अलावा जो ऑफिसर्स हैं इंडियन आर्मी के, जो फ्रेंच लैंड फोर्सेस हैं, इनका जो है वो डिप्लॉयमेंट किया जाएगा एक दूसरी कंट्रीज में। एडवांस टेक्नोलॉजी पे काम होगा। और इन्होंने एक जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट फॉर कॉपरेशन इन क्रिटिकल मिनरल्स एंड मेटल इसको साइन किया। फिर इसके अलावा डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट को जो है वो कहा कि दोनों के बीच में जो है वो इसको अमेंड किया जाएगा। फिर एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुआ बिटवीन टी हब और एंड नॉर्थ फ्रांस। और इसके तहत जो इको स्टार्टअप का जो इकोसिस्टम है, इनोवेशन टेक्नोलॉजी, उसको और बेहतर किया जाएगा। फिर इसके अलावा डिजिटल साइंसेज और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी जो है वो लेटर ऑफ इंटेंट वो जो है वो उसको जो है वो साइन किया गया। फिर इंडो फ्रेंच सेंटर फॉर एआई इन हेल्थ इसको लॉन्च किया जाएगा एम्स दिल्ली में। तो तुम काफी सारी ये सारी जो चीजें हैं ये इंपॉर्टेंट रहेंगी, मतलब ये प्रीलिम्स में जैसे हैमर है मिसाइल इस तरह से आ सकता है। और इसके अलावा मेंस में जो है वो अगर इंडो फ्रांस रिलेशन आता है तो इसमें ये जो रीजन की जो भी चीजें हुई हैं, एडवांसमेंट हुआ है, इसको जो है वो लिखा जा सकता है। तो मेंस राइटिंग में इससे हेल्प रहेगी कि क्या क्या एग्रीमेंट में चीजें हैं। फिर अभी महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम का एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई थी, अजीत पवार की। तो इसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा था।
और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, इन्होंने इसका जो ब्लैक बॉक्सेस है उसको रिकवर कर लिया है। इनके फ्लाइट रिकॉर्डर्स और ये दोनों जो है वो मिल गए हैं। इनको थोड़ा सा डैमेज हुआ है बट सक्सेसफुली इसको जो है वो रिट्रीव कर लिया गया है। तब इससे पता चलेगा कि किस क्या जो है वो रीजन था, क्या कंडीशन थी जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट, ये जो हादसा है ये हुआ। और ये इसमें उन्होंने बताया कि जो ये दोनों रिकॉर्डर्स थे उसको काफी जो है वो इंटेंस हीट में वो रहे प्रोलॉन्ग मतलब टाइम पीरियड तक। और डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर इसको L3 कम्युनिकेशंस के द्वारा जो है मैन्युफैक्चर किया गया था और इसको जो है वो अब इसको पूरा स्टडी किया जाएगा। इसके अलावा कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है, इसको हनीवेल ने बनाया था और इसका भी पूरा टेक्निकल एग्जामिनेशन होगा ताकि कारणों का पता लगाया जा सके। जैसे पिछली बार अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ था उसका भी ब्लैक बॉक्स मिला था। तो ये काफी क्रूशल होता है, इससे पता चलता है कि क्या एट दैट उस टाइम जो विद इन सेकेंड विद इन मिनट जो घटना होती है तो क्या कारण हो सकता है। ब्लैक बॉक्स और एयरक्राफ्ट फ्लाइट रिकॉर्डर ये 1930 में से इवॉल्व हुआ और फ्रेंच इंजीनियर थे फ्रैंकोइस हुसनौट, इन्होंने क्रिएट किया था एक डेटा रिकॉर्डर जिसमें इन्होंने सेंसर्स का यूज किया था टू प्रोजेक्ट पैरामीटर्स इनटू फोटो, मतलब कुछ उसको बना के एक पूरा फिल्म बनाया था, एक लाइट प्रूफ बॉक्स में इसको रखा था। फिर बाद में ये इसको धीरे धीरे ये पूरा मॉडर्नाइज होके मॉडर्न जो है वो ब्लैक बॉक्स बना। और जो मॉडर्न ब्लैक बॉक्स है इसके इन्वेंशन का क्रेडिट जाता है ऑस्ट्रेलियन जेट फ्यूल एक्सपर्ट थे डेविड रोनाल्ड डी वे वॉरेन। और 1956 में इन्होंने ARL फ्लाइट मेमोरी यूनिट जो है वो बनाई थी जो कि इस तरह के सिस्टम को पूरा जो है वो बनाती है। तो जितने भी हमारे एयरक्राफ्ट होते हैं उसमें मैंडेटरी होता है कि उनमें जो है ये ब्लैक बॉक्सेस जो है वो लगाए, 2 ब्लैक बॉक्सेस रहें, एक कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और एक फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। और ये पूरा साउंड्स को जो है वो रिकॉर्ड करता है और देख मतलब जैसे कि लास्ट टाइम पे जैसे पायलट ने क्या बातें की, क्या-क्या चीज़ें हुई, क्या कंडीशन रही, उसको सही से जो है वो समझने में मौका मतलब आसानी होती है। और बहुत सारी ऐसी घटनाएँ हुई हैं जहाँ पे अभी भी जो जैसे मलेशियन एयरक्राफ्ट जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, तो उसका ब्लैक बॉक्स जो है वो मिला ही नहीं। तो जब ये चीज़ें नहीं मिलती है तो पता लगाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि क्या सिचुएशन थी, किस कंडीशन में जो है वो दुर्घटना हुई। फिर यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा, इन्होंने स्ट्रेटेजी फॉर एआई इन हेल्थ केयर फॉर इंडिया साही और बेंचमार्क ओपन डेटा प्लेटफॉर्म एआई बोथ इसको जो है वो लॉन्च किया। तो ये काफी एक सिग्निफिकेंट स्टेप माना जा रहा है हेल्थ के क्षेत्र में जिसमें जो है वो अब एआई का यूटिलाइजेशन होगा। और ये साही या सही ये एक नेशनल रोड मैप बनाएगा एआई का से रिलेटेड हेल्थ केयर में इसको पूरा हेल्प में लिया जाएगा। और इसी तरह जो बोध है ये जो टेस्टिंग और में जो गैप होता है उसको फिल करने का काम करेगा। तो अभी चूंकि समिट हो रही है तो इसमें इसको जो है वो लॉन्च किया गया है। फिर हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं फॉर साइंस जितेंद्र सिंह, इन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है अब ऑप्शनल नहीं रह गया है और ये लाइफ के हर स्फीयर में जो है ये फैल रहा है, बढ़ रहा है। और इंडिया ने अपने काफी सारी चीजें डेवलप की हैं। इंडियन गवर्नमेंट लार्ज लैंग्वेज मॉडल इसको बना रही है और इसके अलावा मल्टीलिंगुअल एआई स्टैक बन रहा है। तो ये जो है वो एआई के क्षेत्र में इससे काफी जो है वो हेल्प मिलेगी। और भारत का भारत जन इनिशिएटिव है और इसने काफी सारे जो है मॉडल्स वगैरह जैसे आयुर परम है आयुर्वेद के लिए, एग्री परम है एग्रीकल्चर के लिए, लीगल परम है इंडियन लीगल डोमेन के लिए, तो इनको इन्होंने बनाया है। फिर अभी इनकी लेटेस्ट अगर हम मॉडल की बात करें तो इन्होंने परम 2 बनाया है, ये टेक्स्ट फाउंडेशन मॉडल पे काम करेगा। इसमें 22 जो भारत की जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं इन पे ये पूरा काम करेगा। इसके अलावा श्रुतम है जो कि स्पीच टू टेक्स्ट मॉडल है 12 इंडियन लैंग्वेजेस में। जी मैम, सुपर कंप्यूटर क्या है हाँ, ये? परम? सुपर कंप्यूटर जो है वो नेक्स्ट जनरेशन एआई से रिलेटेड जिसमें एलएलएम वगैरह है, इसको ये सब पूरा ये इन्होंने बनाया है। तो इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी कि ये अच्छा। चीजें बन रही हैं, इन पे काम हो रहा है, ये मॉडल्स जो है वो बनाए गए हैं। सूकतम है जो कि टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल है। पत्रम मॉडल्स है
ये डॉक बोध फ्रेमवर्क के तहत बन रहा है, जिसमें जो कॉम्प्लेक्स इंडियन डॉक्यूमेंट है उसको मल्टीपल लैंग्वेजेस में जो है वो कन्वर्ट किया जाए और इजीली जो है वो समझा जा सके। तो इन्होंने बताया कि भारत जन काफी अच्छे से काम कर रहा है और इंडिया का जो एआई जर्नी है उसको आगे ले जाने में काम कर रहा है। ठीक है, तो ये भारत सरकार का इनिशिएटिव है, जिसके तहत हम सॉवरेन मतलब हमारी ही कंट्री में जो जितने भी मॉडल्स वगैरह हैं ये एआई वाले ये इंडिया में ही बन रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें चैट जीपीटी, जेमिनी, ये सब जो है वो यूएस ने बनाया है या बाकी जो है वो देशों ने बनाए हैं। तो इंडिया में जो है वो सरकार जो है वो इसके थ्रू जो है वो डिफरेंट डिफरेंट एआई मॉडल्स को डिफरेंट सेक्टर्स में बना रहा है। ठीक है, तो यही था आज का सारा।